हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 18वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है ध्वनियाँ तरह तरह की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। ध्वनि को हम साउंड कहेंगे। सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, साउंड को सुनते हैं, चाहे वो चिड़ियों की चहचहाहट हो या फिर लोगों का आपस में बातचीत करना हो, घरेलू बर्तन, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, मोबाइल के रिंगटोन, टेलीविज़न एवं रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों के आवाज़ों को हम सुनते हैं। तो आज के चैप्टर में हम यही जानना चाहते हैं कि ये आवाज़ें यानी कि ये जो ध्वनियाँ हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने वाले स्थान से हमारे कानों तक ये जो ध्वनि है वो किस प्रकार पहुँचती है, हम इसे कैसे सुन पाते हैं। कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, बहुत तीव्र, और कुछ ध्वनियाँ जो हैं काफ़ी मंद होती हैं, कई बार तो हम उसे सुन भी नहीं पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। और आगे है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, यानी कि जो साउंड क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन से होता है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपन क्या होता है। तो कंपन क्या है? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या दाएं बाएं होने वाली गति को कंपन कहते हैं, यानी कि वाइब्रेशन कहते हैं। और इसी वाइब्रेशन से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये कंपन होने वाली वस्तु के आसपास की वायु को भी कंपित कर देती है। वायु के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को ढकेलते हुए, कंपन करते हुए जो है हमारे कानों तक पहुंचते हैं और उसे हम फिर सुन पाते हैं। और आगे है मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मानव जो है वो कंठ की सहायता से बोलता है। जब आप अपने गर्दन की कंठ पर यहाँ पे उंगली को रखकर जब आप कुछ बोलते हैं तो आपको वहाँ पे आपको कंपन का जो है अनुभव होता है। मानव द्वारा ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर दो वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड होते हैं, जो इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच में वायु से निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े द्वारा वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तब दोनों वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जैसे सितार के दो तार तने होते हैं। और आगे है कि वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तान सकती हैं या ढीला कर सकती हैं। अलग अलग लोगों के वाक तंतु अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के होते हैं, जिसके कारण बच्चा, महिला तथा पुरुष की आवाज़ जो है भिन्न भिन्न होती है। वाक तंतुओं के अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के कारण ही अलग अलग लोगों की जो आवाज़ें हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब उनकी ध्वनि उस ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। और आगे है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि का जो ट्रांसफ़र है वो किस मीडियम के थ्रू होगा, किसके थ्रू होता है। तो ध्वनि का जो संचरण है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम, यानी कि ठोसों के माध्यम से भी होता है, द्रवों में भी होता है, और गैस यानी कि वायु में भी ध्वनि का जो है वो संचरण होता है। यहाँ पे सबसे पहले ठोसों में हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक धातु की छड़ ले लीजिए और इसके एक सिरे को अपने किसी मित्र के कान के पास बोलिए उसे सटा के रखने के लिए, और एक सिरे पे आप यहाँ पे कुछ खुरचन कीजिए, यहाँ पे कुछ आप स्पर्श देंगे तो इसका स्पर्श जो है या इस पे आप थोड़ा सा जो खुरचन करेंगे तो इसकी स्पष्ट आवाज़ जो है इसको सुनाई देगी, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है ये संचरण करती है ध्वनि। इसी प्रकार जब किसी टेबल पर आप अपने हाथों से अगर ड्रम के जैसा बजाते हैं या उससे अपनी उंगलियों से जो है उस पर आघात करते हैं और आपका दूसरा साथी अगर इस पर कान लगा करके सटा करके अगर सुने तो उसको जो है बहुत तेज़ और स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जब आप टेबल से अपने कानों को हटा लेते हैं तो आपको कम आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार खिलौना टेलीफोन बनाकर भी आप पता कर सकते हैं कि ध्वनि जो है डोरियों में भी चल सकती है, अर्थात ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। ध्वनि का जो संचरण है वो द्रवों में भी होता है। इसके
लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि एक बाल्टी में जो है स्वच्छ जल भरना है। एक हाथ में एक छोटी घंटी लेकर इस घंटी को जल में इस तरह हिलाइए कि घंटी बाल्टी की दीवारों को ना छुए। अब कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। ध्यान रखें कि जल आपके कान में प्रवेश न करे। क्या आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है? बिल्कुल आपको जो है आवाज़ सुनाई देती है घंटी की। और इस प्रकार ये साबित होता है कि ध्वनि का संचरण जो है वो द्रवों में भी होता है। ध्वनि का संचरण वायु के माध्यम से होता है कि नहीं, यानी कि गैसों के माध्यम से होता है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करें, एक सूखे गिलास में एक मोबाइल फ़ोन का गाना बजाकर म्यूज़िक चलाकर आप रख सकते हैं, या नहीं तो दूसरे फ़ोन से इस मोबाइल फ़ोन पे आप एक कॉल करें जिससे इसमें रिंगटोन बजेगा और वो आपके कानों तक सुनाई देगा। लेकिन जब आप इसको ढक देते हैं इसी गिलास को, तो आपको जो रिंगटोन जो है बहुत धीमी गति से सुनाई देगा। इससे यह साबित होता है कि वायु के द्वारा भी जो है ध्वनि का संचरण होता है। और आगे है मानव कान, यानी कि ह्यूमन ईयर। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, उसमें से एक है कान। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 भाग हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग तथा आंतरिक भाग। ये वाला जो है बाहरी भाग कहलाता है, और यहाँ से यहाँ ये समझ लीजिए कि मध्य भाग होगा, और ये कान का जो है आंतरिक भाग कहलाता है। बाहरी भाग जिसकी आकृति कीप जैसी होती है, कर्ण पल्लव कहलाता है। इसको हम कर्ण पल्लव या पीना कहते हैं। यह हवा से या अन्य माध्यम से ध्वनि कंपन जो है वो ग्रहण करता है। यह कंपित ध्वनि एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है, जिसे कर्णपटह कहते हैं। ये क्या होता है? कर्णपटह कहलाता है ये वाला। इसको हम ईयर ड्रम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मानव कान का जो है एक नामांकित चित्र दिया गया है। जब ध्वनि कंपन कर्णपटह तक पहुँचती है, तब कर्णपटह भी कंपित होने लगता है। यह कंपन 3 हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। यह बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युतीय संकेत में बदल जाते हैं, जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। और आगे हम कंपन के आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में जानेंगे। कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु का अपने माध्य स्थिति से बार बार बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं गति करना दोलन गति कहलाता है। कंपन भी एक प्रकार की दोलन ही है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका जो मात्रक है वो है हर्ट्ज, जिसका संकेत Hz है, यानी और 1 Hz यानी कि 1 हर्ट्ज आवृत्ति जो है 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। और कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे सेकंड में मापा जाता है। आवर्तकाल को जो है सेकंड में मापा जाता है। कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसे उसका आयाम कहते हैं। मतलब कंपन जहाँ से उत्पन्न होकर जितनी दूर तक ये पहुँच पाती है वो उसका आयाम कहलाती है। इसे मीटर में मापा जाता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक था वो हर्ट्ज था, आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड था, आयाम का जो मात्रक है वो है आपका मीटर। और अगला पॉइंट है प्रबलता तथा तारत्व, यानी कि लाउडनेस एंड पिच। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता की जो इकाई है वो डेसिबल होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है वो प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उसकी ध्वनि मंद होती है। तो यहाँ पे कुछ ध्वनियों की जो है प्रबलता दी गई है। यहाँ पे कुछ ध्वनियों की प्रबलता है।
जैसे कि सामान्य श्वास जो है वो 10 डेसिबल का होता है, मंद फुसफुसाहट जो होता है वो 30 डेसिबल का होता है, और सामान्य बातचीत जब हम लोग करते हैं तो ये 60 डेसिबल होता है। फैक्ट्रियों का जो शोर होता है वो 80 डेसिबल होता है, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह का जो लाउड होता है, जो साउंड होता है, वो 98 डेसिबल होता है। इसी प्रकार हवाई जहाज़ के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका जो प्रबलता है वो 150 डेसिबल होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोल जो है वो मंद आवृत्ति से कंपित होती है, जबकि सीटी अधिक आवृत्ति से कंपित होती है। अतः ढोल जो है वो कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि सीटी अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। और आगे है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। हमारा जो कान है वो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियों तथा 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ जो है सुन नहीं सकता। अतः यह अश्रव्य ध्वनियाँ मतलब इनऑडिबल है, इसको हम सुन ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अतः मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का जो परास यानी कि जो रेंज है लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस रेंज के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। हम उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिसका जो हर्ट्ज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक हो। उससे कम या उससे अधिक होगा तो हम इसे सुन नहीं सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वही श्रव्य ध्वनि यानी कि ऑडिबल साउंड होता है, जिसे हम सुन पाते हैं। आगे है शोर तथा संगीत यानी कि नॉइज एंड म्यूजिक। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, जो हमारे कानों को जो है अच्छा नहीं लगता है। आगे है कानों को सुखद लगने वाली ध्वनियाँ जो है वो सुस्वर ध्वनि होती है। और अंतिम पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, हवाई जहाज, मशीन, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल इत्यादि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कभी कभी हमारी आपसी बातचीत भी किसी के लिए कष्टदायक हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे अनिद्रा यानी कि नींद का नहीं आना, तनाव इत्यादि ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से अस्थायी या स्थायी श्रवण निःशक्तता आ सकती है, यानी कि आदमी बहरा हो जाता है। और आगे हम इस अध्याय में दिए गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको फिर से दोहरा लेते हैं, जैसे कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है यानी कि वाइब्रेशन के द्वारा। मानव वाक तंतुओं यानी कि वोकल कॉर्ड के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम ठोस, द्रव या गैस में संचारित होती है। कर्ण पल्लव ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, जिसे नलिका से कर्ण पटल तक पहुंचा देती है। वहां से संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, जहां मस्तिष्क इन संकेतों को ग्रहण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या जो है वह आवृत्ति कहलाती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं, जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जान लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। ये एक वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है। पहला है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा घ। ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम, तीनों में से या कोई या तीनों,
मतलब ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से ही संचरित होता है। दूसरा प्रश्न है अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं, मतलब जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं। तो का में आपका ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, खा में है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, गा में है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति। घा नंबर यहाँ पे दिया नहीं था, हमने खुद से बना दिया है का तथा खा दोनों, तो इसका उत्तर यही होगा का तथा खा दोनों। यही दोनों जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से अधिक, ये हम सुन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये तो श्रव्य ध्वनि का उदाहरण है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के बीच की जो आवृत्ति है, इसको हम सुन सकते हैं। तो ये गा उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा घा। और अगला क्वेश्चन है किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है, ये आयाम कहलाता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और आगे है उचित शब्दों द्वारा स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे होगा ध्वनि किसी वस्तु के खाली स्थान द्वारा उत्पन्न होती है, तो आपको कंपन यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, इसको हम आवृत्ति कहते हैं। गा नंबर है कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे खाली स्थान कहते हैं, तो इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। घा नंबर है अवांछित ध्वनियों को खाली स्थान कहते हैं, जिसे खाली स्थान करने का उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको भर देना है पहले ध्वनि प्रदूषण और फिर भरना है नियंत्रित। कुल मिलाकर हो जाएगा अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिसे नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए। और अगला प्रश्न है निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचान कर लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। जैसे ढोलक का जो है वो चमड़ा कंपित होता है, तो यहाँ चमड़ा भर देंगे। झाल जो है वो एक दूसरे से टकराने पर कंपित होते हैं। बांसुरी जो है वो छिद्र से हवा के द्वारा जो है कंपन उत्पन्न होता है। और एक तारा में तार या धागा जो होता है उससे कंपन उत्पन्न होता है। और सितार में तार के माध्यम से जो है वो कंपन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आप रहेंगे, जिसमें आपको भी रहना है। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से दूर एक बगीचे के पास है, जहां इसी सड़क से एक रास्ता जाती है। आप किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे? उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि मुख्य सड़क से दूर बगीचे के पास वाला मकान खरीदा जाए, क्योंकि पहला पॉइंट लिखेंगे मुख्य सड़क पर गाड़ियों के आने जाने का शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा है बगीचे के पास वाले मकान में शांति रहेगी और शुद्ध हवा का आगमन रहेगा। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि बगीचे के पास वाले मकान में भी जाने के लिए मुख्य सड़क से जुड़ा एक रास्ता है। और अगला प्रश्न है आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या वह सही कार्य कर रहा है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे अगर मेरा मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है तो वो सही कार्य नहीं कर रहा है, इससे उसके कानों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और वह अस्थायी या अस्थायी रूप से श्रवण निःशक्त भी हो सकता है, यानी कि बहरा हो सकता है। और अगला प्रश्न है मानव कान का नामांकित चित्र बनाएं तथा उनके कार्यों को भी लिखें। इस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर आप, मानव कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव कहलाता है। यह ध्वनि कंपन ग्रहण करता है। यह कंपन कान के नलिका से गुजरकर कर्णपटह को कंपित करता है। कंपित कर्णपटह ध्वनि को विद्युत संकेत में बदल देता है, जिसे श्रवण तंतु द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है, जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये चित्र भी बना देना है और इसमें जो अंगों को जो प्रदर्शित किया गया है, नलिका, कर्णपल्लव, कर्णपटह, ये भी आप दिखा देंगे और ये आप उत्तर में अपना लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो इस अध्याय में यहीं तक। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।